एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था पुष्प का मादा भाग यानी कि जो बीजांड है उसके अंदर कैसे एक मादा युग्मक का निर्माण होता है और उस बीजांड की 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की थी। आई होप वो वीडियो देख के आए हैं आप, ताकि आपको समझ में आया होगा। चूंकि हम नर भाग यानी कि पुंकेसर, मादा भाग यानी कि स्त्री केसर दोनों ही पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन करवाया जाए और फिर निषेचन की घटना हो, ताकि जो पुष्प है वो अगली पीढ़ी यानी कि बीज को जन्म दे, है ना। लेकिन उसके भी पहले बेटा आपके टॉपिक में ये जो प्रक्रिया है ना निषेचन के पहले की, जिसे हम कहते हैं बेटा परागण यानी कि पॉलिनेशन, बहुत अच्छे से दिया है। आपको पूरा परागण अच्छे से पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, परागण, पॉलिनेशन। ठीक है, परागण हमें बहुत अच्छे से समझना है। ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं, फिर आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन से परागण किस में होता है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में हेल्प मिले। और जब ये सब पढ़ के हो जाए तो इसके अभिकर्मक कारक की परागण में कौन से कारक और अभिकर्मक अपनी भागीदारी देते हैं, और ये सब पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा निषेचन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, त्रिसंलयन और त्रिसमेकन के नाम से जानेंगे। वो आगे की बात है। आज का टॉपिक क्या है, परागण, जिसे हम कहेंगे पॉलिनेशन। तो आप जानते हैं क्या, ये है पुष्प, ठीक है, ये रहा हमारा फूल, ये है फूल का मादा भाग जिसे हम कहते हैं बेटा स्त्री केसर। स्त्री केसर के दोनों तरफ ये जो संरचना है इन्हें हम कहते हैं क्या, पुंकेसर। ये रहे बेटा पुंकेसर। जब आप पुंकेसर के भी नीचे की तरफ आओगे तो इधर होती हैं कलरफुल लीव्स, और लीव्स के नीचे की तरफ होता है बाह्यदल पुंज, और बाह्यदल पुंज से नीचे पुष्पासन से ये जुड़ा हुआ होता है ना। और इसके अंदर होता है बेटा बीजांड। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी और इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डायग्राम बनाने की मेहनत अब नहीं करूंगी। आप सुनिए ध्यान से। क्या हम जानते हैं कि जो पराग कोश है उसमें बहुत सारी संख्या में क्या बनते हैं, परागकण। ये रहा क्या, पराग कोश। ठीक है, पराग कोश में बहुत सारी संख्या में क्या बनते हैं बेटा, परागकण, जो कि पहुंचेंगे कहाँ, मादा भाग, जिसका ऊपरी हिस्सा है वर्तिकाग्र, और ये है बेटा पुष्प की संरचना। और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत प्यार से समझाई है, तो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो परागण क्या है, परागण क्या है, तो किसी पुष्प के पराग कोश से, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प, उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। क्या बोला मैंने, किसी पुष्प के पराग कोश के फटने के बाद क्या बाहर आ जाते हैं, परागकण, और ये किसी न किसी माध्यम से या तो इसी फूल के वर्तिकाग्र के ऊपर जाके गिरेंगे या किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र के ऊपर जाके गिरेंगे। लेकिन बात इतनी है कि जो ये फूल है इसी जाति का दूसरा फूल होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ गुड़हल है तो वहां पे भी गुड़हल ही होना चाहिए। पता चला आपने गुड़हल का जो परागकण है वो गुलाब के ऊपर ले जाके गिरा दिए तो वहां निषेचन नहीं होगा।
तो परागण क्या है, पॉलिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है बेटा, ये जो पहुंचने की क्रिया है इसी को कहा जाता है बेटा परागण या पॉलिनेशन। परागण या पॉलिनेशन, ठीक है। अब अगर हम प्रकारों की बात करें ना, अब अगर हम प्रकार की बात करें तो परागण जो है वो मेनली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है परागण? 3 प्रकार का। पहला होता है बेटा स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे स्वयुग्मन भी कहते हैं, स्वपरागण या स्वयुग्मन। दूसरा होता है बेटा सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। और तीसरा होता है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे या फिर इसे पर निषेचन भी कहते हैं, या इसे पर परागण को पर निषेचन भी कहते हैं। रहने दो, ये कोई बात नहीं। चलो, पहला पॉइंट है, पहला टाइप है इसका स्वपरागण, जिसे स्वयुग्मन भी कहते हैं। दूसरा है बेटा सजात पुष्पी परागण और तीसरा है पर परागण, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के साथ इनके आगे एग्जांपल्स भी मैं ऐड करूंगी। सबसे पहला कि स्वपरागण क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। अब किसी फ्लावर के प्लांट के ऊपर ढेर सारे पुष्प लगे हुए हैं। एक फ्लावर का प्लांट है बड़ा सा और उसमें फूलों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब उन फूलों में अगर कोई सिंगल एक फूल हम देखें और इस एक फूल के ऊपर पराग कोश से परागकण निकले और इसी फूल के वर्तिकाग्र के ऊपर जाके गिर जाएं। एक पूरा प्लांट में बहुत सारे फूल, हमें सब नहीं देखना, हमें एक ही देखना है। उस एक फूल में नर भाग भी है, मादा भाग भी है, यानी कि जो फ्लावर है वो है बेटा उभयलिंगी, जिसमें दोनों लिंग है। दोनों लिंग मतलब स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी, मतलब नर भाग भी और मादा भाग भी। तो होगा क्या, परागकोश से परागकण निकलेंगे और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर जाके गिर जाएंगे, ठीक है। जिस पुष्प से परागकण निकले उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाएं और जब निषेचन हो तो इस प्रकार के परागण को हम कहते हैं स्वपरागण या स्वयुग्मन। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी एक पुष्प से परागकोश के फटने के उपरांत परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण या स्वयुग्मन कहते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। यह क्रिया बेटा, यह केवल उभयलिंगी पुष्पों में या उभयलिंगी पादपों में होता है। केवल किन में होता है? जिनमें एक ही फूल में नर और मादा दोनों भाग होंगे। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं बेटा जो आपको बुक में दिए हैं, कनखुआ और बायोला।
आपको ये दोनों याद रखने हैं कि कनखुआ और बायोला में स्वपरागण होता है। कनखुआ और बायोला इसके एग्जाम्पल है जिनमें स्वपरागण होता है। दूसरा टाइप है बेटा, जो आपका दूसरा टाइप है वो क्या है? पहला था स्वपरागण, दूसरा है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण को क्या बोलेंगे आप? तो ध्यान से सुनना। जब किसी एक पादप में ढेर सारे पुष्प हैं और एक पुष्प से परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। एक पादप में 2 फूल लगे हुए हैं, एक से परागकण को निकालो, दूसरे वाले फूल के वर्तिकाग्र पे ले जाके छोड़ दो, तो इस घटना को हम कहेंगे बेटा सजात पुष्पी परागण। क्या बोला है मैंने? किसी पादप के एक पुष्प से पराग कणों का निकलकर उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर परागण नहीं बेटा, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात पुष्पी परागण कहते हैं। एक फ्लावर से परागकणों को निकालो और उसी पादप के दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर ले जाकर छोड़ दो, तो इस घटना को हम सजात पुष्पी परागण कहेंगे। और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, गुलाब है, गुड़हल है, बहुत सारे फ्लावर्स में बेटा सजात पुष्पी परागण होता है, क्योंकि फूल आइट साइड में लगे होते हैं, वहीं के वहीं क्रॉस पॉलिनेशन वहीं की वहीं परागण की घटना हो जाती है। एक फूल से परागकण निकलेंगे, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आसानी से पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने अभी आपको क्या क्या समझाया है? पहले तो परागण यानी कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन, प्रॉपर फूल का डायग्राम बना के तुमको बताया। फिर परागण के 3 मेन टाइप होते हैं, स्वपरागण, सजात पुष्पी और परपरागण। हमने पहले समझा स्वपरागण को, और ये स्वपरागण उभयलिंगी पुष्पों का गुण है, उदाहरण है कनखुआ और बायोला। फिर हमने समझा सजात पुष्पी परागण को, ये परागण भी गुड़हल और गुलाब जैसे फूलों का गुण है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब हम आगे पहुंचते हैं अगले टाइप पर, जो तीसरा टाइप है, जिसे हम परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। उसके लिए मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, है ना, बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा। तो तीसरा टाइप मैं यही आपको बता देती हूँ। थर्ड जो टाइप है, तीसरा टाइप क्या है बेटा हमारा? परपरागण। परपरागण या जिसे हम परनिषेचन भी कहते हैं। तीसरा टाइप क्या है बेटा? परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? तो देखो, भिन्न भिन्न पादपों में, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग पादपों में एक पुष्प से पराग कणों का निकलकर, एक पुष्प से पराग कणों का निकलकर दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाती है। मतलब यहाँ पे आपको 2 अलग अलग प्लांट्स लेने हैं, एक लगा है घर के सामने, दूसरा घर के पीछे, और एक पादप के पुष्प से परागकण निकलेंगे और दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेंगे। तो इस घटना को बेटा
पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आजकल नई नई ब्रीड, नई नई हाइब्रिड फसलें तैयार करने के लिए किया जाता है। लेकिन हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है बेटा वैली सनेरिया का। आजकल तो बहुत सारी किस्मों में पर परागण हो रहा है। मटर में करवाया था मेंडल ने, ठीक है, मटर के बाद और भी गुलाब में भी करवाया हमने क्रॉस पॉलिनेशन। नई नई जाति के नए नए पुष्पों का निर्माण करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है वैली सनेरिया। चलो देखो क्या क्या समझा हमने परागण और इसके प्रकार। 3 प्रकार हमने देखे। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है परागण को कौन कौन से कारक करवाते हैं। ठीक है, तो परागण के लिए जो जिम्मेदार अभिकर्मक क्या कारक हैं, अब हमें वो समझने हैं, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक अलग टॉपिक है। आई होप यहाँ तक आपने मेरे साथ साथ लिख लिया। नहीं लिखा तो रिवाइंड करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने बिना पूछे मिटा दिया, सो सॉरी। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे बेटा परागण के लिए जो जिम्मेदार अभिकर्मक हैं या कारक हैं वो। ठीक है, परागण के लिए जिम्मेदार अभिकर्मक या कारक, कौन से कारक परागण की घटना करवाते हैं। तो ये बेटा मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा जैविक कारक, ठीक है, पहला है जैविक कारक और दूसरा है बेटा अजैविक कारक। सेकंड है अजैविक कारक। पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक कारक। अजैविक और जैविक। तो जैविक जो है, जैविक क्या है तो देखो ये होता है कीट के द्वारा या मधुमक्खियों के द्वारा या तितलियों के द्वारा। ठीक है, कीट, मधुमक्खियां या तितली के द्वारा होने वाला जो परागण है वो जैविक कारक के अंतर्गत आता है। इसे बेटा कीट परागण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कीट परागण कहा जाता है। जब कीटों के द्वारा परागण हो तो इस प्रकार के परागण को कौन सा परागण कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। और ये तो बहुत सारे पौधों में होता है, लेकिन आपको जलकुंभी याद रखना है। ठीक है, जलकुंभी में जनरली लगता है शब्द से कि इसमें जल परागण होता होगा, लेकिन जलकुंभी पानी से काफी ऊपर होती है और इसमें जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है बेटा। तो आपको याद रखना है जलकुंभी में कौन सा परागण होता है, कीट परागण। बहुत सारे पादपों में कीट परागण होता है, लेकिन जो रेयर है, जो हटके है, वो हमसे पूछेगा। ठीक है, जलकुंभी में ज्यादातर बच्चों को लगता है कि जल परागण होता है, लेकिन नहीं, जलकुंभी में कौन सा परागण होता है, कीट परागण होता है। अब आते हैं हम अजैविक कारक एबायोटिक फैक्टर्स पे। तो इसमें 2 ही हैं। एक होता है बेटा वायु परागण, जिसके लिए वायु कारक होती है, और दूसरा होता है जल परागण। वायु परागण और जल परागण 2 टाइप से जो अजैविक कारक है उसके द्वारा परागण होता है। अगर वायु की बात करें तो मक्का और गेहूं में होने वाला जो परागण है, उदाहरण अगर देखें तो मक्का में, गेहूं में, ज्यादातर फसलों में जो परागण होता है वो वायु परागण होता है। और अगर जल परागण की बात करें तो जोस्टेरा, ठीक है, हाइड्रिला, इन सब में जो परागण होता है वो जल परागण होता है। याद रखना क्या क्या है, वायु के द्वारा होने वाला परागण वायु परागण है। उदाहरण में याद रखोगे मक्का और गेहूं। जोस्टेरा और हाइड्रिला में जल परागण होगा, क्योंकि जल ही परागण करवाएगा। पानी में बहते बहते परागण अगले वाले जो पानी के अंदर पादप होंगे ना, उनमें पानी के द्वारा परागण होगा। पानी के बाहर, पानी की सतह से बहुत ऊपर है तो उनमें जल परागण नहीं होगा। और इसीलिए जलकुंभी चूंकि पानी की सतह से काफी ऊपर होती है, इससे भी ज्यादा ऊपर होती है, ठीक है, तो उसमें कौन सा परागण होता है बेटा, कीट या कीट परागण होता है। ठीक है, और ये सारे कारक जो हैं वो कीट परागण करवाते हैं। तो आई होप यहाँ तक मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके आगे भी पढ़ा दूं क्या? ठीक है, इसके आगे जो 2 टॉपिक है ना वो है बेटा कृत्रिम।
ये तो सारे प्राकृतिक परागण हैं जो नेचुरली होते हैं। प्राकृतिक परागण के 3 टाइप हमने देखे, स्वपरागण, परपरागण और सजातपुष्पी परागण। फिर कारकों के आधार पर परागण के प्रकार देखे हमने, तो कीट परागण, वायु परागण और जल परागण है। आगे अगर हम देखें तो दूसरा टाइप होता है बेटा कृत्रिम परागण। जब हम कुछ करवाते हैं ना, जब मनुष्यों के द्वारा परागण होगा, जब प्राकृतिक रूप से परागण नहीं होगा, तब हम उसे कृत्रिम परागण कहेंगे। ठीक है, कृत्रिम परागण में 2 टाइप की चीजें, 2 टाइप की विधियां हैं। अब मैं देख लेती हूँ टाइम कितना हुआ। टाइम है अभी, मैं करवा देती हूँ अभी। अब हम समझते हैं किसे, कृत्रिम परागण को। किसे, कृत्रिम परागण को। तो कृत्रिम परागण क्या है, तो मनुष्य द्वारा, मतलब हमारे द्वारा, मनुष्य द्वारा वांछित पुष्प के पराग कणों को वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया कृत्रिम परागण कहलाती है। कृत्रिम परागण कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे चाहिए कि मेरे पास एक गुड़हल पीला है और एक गुड़हल लाल है, और मैं पीले और लाल का क्रॉस पॉलिनेशन कराऊं अपनी इच्छा अनुसार, ताकि मुझे बीज का कोई रंग मिले। ठीक है, या मुझे चाहिए, मेरे पास एक जो पेड़ है वो हाइट में बहुत लंबा है लेकिन उसमें फलियां बहुत कम आ रही हैं, फसल। ठीक है, और दूसरा पेड़ कम हाइट वाला है लेकिन उसमें फलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब मुझे इनके बीच का चाहिए जिसकी हाइट भी कम हो और जिसमें फलियों की संख्या भी ज्यादा हो। तो मैं लंबी हाइट और बौने हाइट के बीच में कृत्रिम परागण करवाऊंगी, और ये हम पढ़ेंगे बेटा वंशागति और विविधता के सिद्धांत में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में, मेंडल सर के प्रयोग में। ठीक है, अभी के लिए याद रखो, जिस पुष्प का परागकण चाहिए उस पुष्प का परागकण लीजिए, जिस पुष्प में निषेचन कराना है उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाकर छोड़ दीजिए। इसी घटना को हम कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण के लिए बेटा 2 आवश्यक प्रक्रम। ठीक है, कृत्रिम परागण के लिए 2 आवश्यक प्रक्रम, जिसमें से पहला है बेटा थैलीकरण और दूसरा है बेटा विपुंसन। एक है विपुंसन और दूसरा है थैलीकरण। तो देखो, अब अगर हमें चाहिए कि हम इस पुष्प का वर्तिकाग्र यूज करें और दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण को लाके यहाँ गिराएं, तो इसका जो परागकोश का परागकण है वो कहाँ जाएगा, वो भी तो यही है। हो सकता है हमारे लाने के पहले ये परागकोश फट जाए और ये जाके यहाँ गिर जाए और फिर यही निषेचन कर ले, तो जो आप परागकण लेके आओगे वो किसी काम का है क्या, नहीं। इस स्थिति में हमें जो वांछित पुष्प है उसके परागकोश को क्या करना है, थैली से बांध देना है। थैली से बांध देना है। अगर आप परागकोश को थैली से बांध दोगे तो इस प्रक्रिया को हम थैलीकरण कहेंगे। दूसरा, हम परागकोश को ना बांधकर वर्तिकाग्र को थैली से बांध सकते हैं ताकि परागकण आके इसके ऊपर ना गिरे। तो वर्तिकाग्र को थैली से बांध देने की प्रक्रिया, ताकि यहाँ पर इसका परागकण आके ना गिरे, जब हमें परागण करवाना हो तुरंत हम थैली हटाएंगे और परागकण को लाके गिरा देंगे। तो हम कहेंगे थैलीकरण क्या है, तो वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र को अपनी आवश्यकता अनुसार थैली से बांध देने की प्रक्रिया, ताकि इस वर्तिकाग्र पर इस पुष्प या दूसरे किसी पुष्प का परागकण आके ना गिरे और निषेचन ना हो। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा, थैलीकरण। थैली से इसे क्या कर दो, बांध दो। ठीक है, ढीला ढीला पन्नी लगा के बांध दो, इसे हम कहेंगे थैलीकरण। विपुंसन,
तो विपुंसन का मतलब है पुंकेसर को काटकर फेंक देना, पुंकेसर को काटकर फेंक देना। तो आप कहेंगे अगर हमें इस पुष्प का वर्तिकाग्र यूज करना है तो पुंकेसर की जरूरत नहीं है ना। तो इस स्थिति में पुंकेसर को पहले ही काटकर अलग कर देना ताकि ये पुष्प इस वाले परागकण के द्वारा निषेचित ना हो। ठीक है, अगर ये जाके यहाँ गिरेगा तो निषेचन हो जाएगा, तो इसको काट कर ही फेंक दो। अगर हमने इनको काट कर फेंक दिए तो अब इस पुष्प में नर भाग होगा क्या? नहीं। तो हम अपनी इच्छा अनुसार परागकण को लाके यहाँ गिरा पाएंगे। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें किसी पुष्प के पराग कोश या किसी पुष्प के पुंकेसर को काटकर फेंक दिया जाता है, विपुंसन कहलाता है, क्योंकि हमें इस पुष्प का मादा भाग यूज करना है, नर भाग यूज नहीं करना। मादा भाग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, मादा भाग जिसका यूज करना है उसका सिक्योर रहने दो। नर भाग को आप काट के फेंक सकते हो, दूसरे नर भाग से परागकण को लाके यहाँ गिरा सकते हो, लेकिन मादा भाग में एडिशनल चेंजेस नहीं हो सकते। तो इसे तो एज इट इज रहने देना पड़ेगा, या तो इसे बांध कर रखो या इसे सिक्योर करके रखो। नर भाग को काट कर फेंक दो या इसको थैली से बांध कर रखो ताकि ये परागकण आके ना गिरे। इस घटना को हम करवाएंगे बेटा कृत्रिम परागण में। ठीक है, जब हमें कृत्रिम परागण करवाना होगा तब हम दो विधियों का इस्तेमाल करेंगे। एक है थैलीकरण, थैलीकरण को बोरा वस्त्रावण भी कहते हैं, बोरा बांधना, ठीक है, पैकिंग करना। तो थैलीकरण का दूसरा नाम क्या है? बोरा वस्त्रावण। और दूसरी प्रक्रिया जिसमें पुंकेसर को काट के हमने अलग कर दिया, इसे विपुंसन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा? विपुंसन कहते हैं। और ये दोनों ही प्रक्रियाएं ज्यादातर द्विलिंगी पुष्पों में इस्तेमाल की जाती है। स्पेशली जो विपुंसन है वो किन में इस्तेमाल किया जाता है बेटा? द्विलिंगी पुष्पों में इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आज के पूरे टॉपिक परागण, परागण के प्रकार, परागण में आवश्यक अभिकर्मक, परागण के बाद कृत्रिम परागण, कृत्रिम परागण के दो आवश्यक प्रक्रम, जो पूरा मैंने इतना सारा समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, हम बच्चों के कमेंट पढ़ते हैं और उन्हें रिवर्ट भी करते हैं। जैसे 2 दिन से 3 दिन से एक तिवारी जी जो बच्चे हैं वो उनके डाउट्स बाकायदा पूछ रहे हैं। अब बेटा ऐसा है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी ही लाइव सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, हम लाइव क्लासेस भी लाएंगे। लेकिन जब तक अभी थोड़ी सी इंगेजिंग नहीं बढ़ती अकाउंट की, जब तक बहुत सारे बच्चे अकाउंट से नहीं जुड़ते, जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, तब तक लाइव की फैसिलिटी देना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए प्रॉपर लैन कनेक्शन, प्रॉपर गैजेट, सब कुछ चाहिए। ठीक है, तब जाके हम लाइव आ पाएंगे। इंटरनेट फैसिलिटी फास्ट वाली चाहिए। अभी तो ऐसा है, ठीक है, जितना डेटा है उतने में काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, कभी कभी करना भी पड़ता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर इंटरनेट स्पीड चाहिए होगी और उन सब के लिए फंड्स लगेंगे। तो सपोर्ट करो, जैसे ही धीरे धीरे करके हमारी स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी तो हम इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। अभी तो सब कुछ फ्री है, ना तो यूट्यूब से हमें कुछ मिल रहा है और ना ही इससे कोई हमारी इनकम है, तो इट्स टोटली फ्री, कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, तो जितना हमसे हो पा रहा है हम उतना कर रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्दी ही सब कुछ बहुत बेहतरीन होने लग जाएगा और आपको लाइव क्लासेस भी मिलने लग जाएगी, ताकि जो डाउट्स आपके आते हैं ना वो हम तुरंत ही सॉल्व करें वीडियो में। तुरंत जब जैसे ही बच्चे को डाउट आया, उन्हें क्वेश्चन कमेंट किया और हमारा तुरंत एक्सप्लेन के साथ उसके डाउट का सॉल्यूशन उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जितना जैसा है उतने में काम चलाओ। ख्याल रखिए अपना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा डोनेट अगर आप कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।